नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अलोंग द कोस्ट का मतलब हो गया जो समुद्र के बगल में हमारे इलाके हैं, समुद्र के बगल में जो हमारा स्टेट है वहाँ पे किस किस प्रकार के किंगडम थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समुद्र के बगल में जो हमारा किनारा है वो कौन कौन सा, इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो यानी कि इंडिया का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो समुद्र के बगल में पड़ता है। तो कुछ कुछ स्टेट बड़ा फेमस है, जैसे गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल, उड़ीसा, है ना। ये सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो समुद्र के बगल में पड़ते हैं, ठीक है। तो इन सारे जगहों को जो कि समुद्र के बगल में है उसको हम लोग कहते हैं कोस्ट, यानी कि समुद्र के बगल में जो इलाका होता है उसको हम लोग कहते हैं कोस्ट। तो समुद्र के बगल में कौन कौन से ऐसे किंगडम थे वो हम लोग इसमें बात करेंगे। लिखा हुआ इसमें पहला पॉइंट, द हाफ ऑफ द साउदर्न सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है हमारे साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा हमारा कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र के बगल में पड़ता है हमारा पूरा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट हैं हमारे, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है, उड़ीसा है, ये सारे हमारे साउथ इंडिया में पड़ते हैं। तो ये जो हमारा साउथ इंडिया है, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो समुद्र के बगल में पड़ता है। वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे हिल्स भी हैं, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, बड़े बड़े चट्टान, मतलब प्लेट्यूज का मतलब होता है फ्लैट लैंड, जो कि बहुत लंबा होता है पहाड़ के जैसा, लेकिन ऊपर में वो फ्लैट होता है टेबल के जैसा वो। एंड रिवर वैली, यानी कि कुछ कुछ वहाँ पे नदियाँ वगैरह भी हैं। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि हमारे साउथ इंडिया में, हमारा जो पूरा साउथ इंडिया है वो समुद्र के बगल में है, वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी दिखते हैं, प्लेट्यू भी दिखते हैं, नदियाँ भी दिखती हैं, ठीक ना। आगे, द कावेरी रिवर वैली इज द मोस्ट फर्टाइल। हमारे साउथ इंडिया का जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, वो नदी बड़ा ही फर्टाइल नदी है, यानी कि उस नदी के बगल में, उस नदी के आसपास जो खेती होता है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से खेती बाड़ी होता है, क्योंकि ज़मीन बड़ा फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से अनाज वगैरह उगाए जाते हैं। आगे, किंग्स एंड चीफ्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। और जितने भी उस समय उस टाइम पे जितने भी राजा थे, चीफ थे, किंग का मतलब हो गया राजा, चीफ का मतलब भी होता है राजा के जैसा ही, लेकिन राजा से थोड़ा सा नीचे कम, ठीक ना। यानी कि बेसिकली इसको अभी आप राजा ही कह सकते हो। ये सारे लोग रिवर वैली यानी कि नदियों पे अपना कब्जा जमाते थे, और समुद्र के बगल में जो इलाका है उस पर भी अपना कब्जा जमाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर सामानों का लेन देन किसके थ्रू होता था? नदियों के थ्रू, समुद्र के थ्रू, क्योंकि अलग अलग कंट्री के सामान जब आते थे हमारे इंडिया में समुद्र के थ्रू आते थे। तो ज़्यादातर उस समय के राजा जो हैं वो समुद्र पे कब्जा करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनको पता था यदि समुद्र के ऊपर यदि हमारा एक बार कब्जा हो गया तो जितने भी सामान इंडिया के अंदर आएंगे या इंडिया से बाहर जाएंगे उन पे भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से वो राजा धीरे धीरे और पावरफुल बनते चले गए, अमीर बनते चले गए, क्योंकि उनका कंट्रोल नदियों पे भी होता था, समुद्र पे भी होता था। और नदी और समुद्र पे कंट्रोल होने का सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादातर वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि ज़्यादातर सामान है समुद्र से, नदियों से ही लेन देन होता था, है ना। इसीलिए तो राजा उस समय के जो थे वो बड़ा ही पावरफुल हुआ करते थे और अमीर हुआ करते थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट मूवेंडर। अब ये मूवेंडर क्या है देखते हैं इसके बारे में, क्या नया बात इसमें लिखा हुआ है, मूवेंडर है क्या। देखो, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ। देखो, ये मूवेंडर जो है ना, एक तमिल वर्ड है, तमिल, जिसका मतलब होता है 3 चीफ, यानी कि 3 बड़े बड़े आदमी, 3 बड़े बड़े राजा भी कह सकते हो आप, उनको कहा गया मूवेंडर। तो मूवेंडर क्या है हमारा पहला बात यह कि मूवेंडर जो है हमारा वो एक तमिल वर्ड है, तमिल शब्द है, जिसका मतलब होता है 3 चीफ, यानी कि मूवेंडर का मतलब क्या हो गया? 3 राजा। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। और ये 3 राजा कौन कौन? पहला, दी चोलाज, चोला के राजा, चेराज यानी कि चेराज के राजा, और पांड्याज, पांड्या के राजा। ये तीनों प्रकार के राजाओं के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता था, क्या? मूवेंडर। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो।
यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 3 राजा, यानी कि चोला फैमिली के एक राजा, चिराज फैमिली के एक राजा और पांड्याज फैमिली के एक राजा, यानी कि तीनों फैमिली के एक एक राजा बड़ा ही पावरफुल होते थे। उन तीनों राजा को एक शब्द में क्या बोला गया है? मूवेंडर बोला गया है। और ये तीनों के तीनों राजा साउथ इंडिया में बड़ा ही पावरफुल थे, बहुत ही अमीर थे, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा था। तो यदि कोई पूछे कि बताइए मूवेंडर क्या है, तो सिंपल सा बताना है कि मूवेंडर जो है एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 राजा। और वो राजा तीनों किस किस फैमिली के थे? पहला चोलाज फैमिली के, फिर चिराज फैमिली के और पांड्याज फैमिली के। और ये तीनों राजा को एक साथ क्या बोला गया है? मूवेंडर बोला गया है। और ये तीनों के तीनों राजा कहाँ पे थे? साउथ इंडिया में, इंडिया के नीचे वाले हिस्से में। और ये तीनों बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही अमीर भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बातें लिखे गए हैं। संगम पोएम्स मेंशन दी मूवेंडर। संगम पोएम बेसिकली ये कविताओं का अलग प्रकार होता है, उसमें भी मूवेंडर के बारे में जिक्र हुआ है। यानी कि संगम के कविताओं को आप सुनोगे तो वहां पे भी मूवेंडर का जिक्र होता है, 3 राजाओं का जिक्र होता है। Each of the 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one on the coast। अब देखो ये इस मूवेंडर में कितने राजा? 3 राजा। और तीनों राजा का जो कंट्रोल है वो 2-2 जगह पे होता था। यानी कि पहला ऑन इनलैंड, वन इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर मतलब समुद्र में नहीं, हमारे लैंड के अंदर, ठीक वहां पे। और दूसरा कोस्ट पे। कोस्ट का मतलब हो गया समुद्र के बगल वाले इलाके में। कहने का मतलब है कि ये तीनों राजा का जो कंट्रोल था वो समुद्र में तो होता ही था, इसके साथ ही साथ समुद्र के अलावा जमीन में, यानी कि इंडिया के अंदर जो नदियां हैं उस नदियों में भी इन लोगों का कंट्रोल होता था। क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उस समय पे राजा ज्यादातर कब्जा किस पे करते थे? समुद्र पे और नदियों पे, क्योंकि उस समय पे ज्यादातर सामान का लेन देन समुद्र से और नदियों से ही होता था। तो हर प्रकार, ये तीनों प्रकार के राजा का जो कंट्रोल था वो इंडिया के अंदर जो लैंड है, उधर जो नदी है, यानी कि नदियों पे भी इनका कंट्रोल होता था। और कोस्ट यानी कि समुद्र के बगल में जो इलाके हैं, यानी कि समुद्र जो है उस पे भी इनका कंट्रोल होता था। दोनों जगह पे कंट्रोल था और दोनों जगह से ही ज्यादातर सामानों का लेन देन होता था, तो इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल थे। 2 cities were very important of these 6 cities। अब देखो पुहर और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलाज, द मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। अब देखो यहां पे ध्यान से, 2 शहर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पुहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद द पोर्ट ऑफ द चोलाज, चोलाज के पोर्ट बेसिकली कह सकते हो कि जहां पे चोलाज का कंट्रोल था, चोला राजा का, उसका जो बंदरगाह था, बड़े बड़े जहां पे जहाज आके लगते थे वो। एंड मदुरई, मदुरई कहां पड़ता है? आज तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक ना। द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, मदुरई जो था वो क्या था? कैपिटल था, किसका? पांड्याज का। तो ये कुछ शहर हैं जो कि बड़ा फेमस थे। पहला शहर हमारा कौन सा हो गया? पुहर या फिर कावेरी पट्टनम। ये बेसिकली क्या था यहाँ पे ये चोलाज का बेसिकली पोर्ट हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। और मदुरई जो है ये दूसरा शहर हो गया हमारा। मदुरई पांड्याज का कैपिटल था, यानी कि पांड्याज का राजधानी मदुरई था। तो पहला शहर हमारा कौन सा हुआ बताओ? पहला शहर हो गया पुहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। और ये बेसिकली जो है वो चोलाज का पोर्ट था यहाँ पे। पहला ये शहर हो गया। दूसरा शहर मदुरई, जो कि पांड्याज का कैपिटल हुआ करता था। ये 2 शहर उस समय पे बड़ा फेमस था, ठीक है। आगे, द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस बट दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अब देखो यहाँ पे एक नया बात क्या लिखा हुआ है। जो राजा होते थे उस टाइम के, चीफ मतलब राजा ही, अब समझ लो, जो राजा होते थे वो लोगों से टैक्स नहीं लेते थे रेगुलरली, वो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लेते थे, बल्कि वो क्या करते थे? लोगों से डिमांड करते थे गिफ्ट का। नहीं कि भैया तुम्हारा हमको टैक्स नहीं चाहिए, तुम क्या दो? हमको गिफ्ट दो, और गिफ्ट के तौर पे तुम कुछ भी लेकर आओ, हम रख लेंगे। और उस समय पे लोग राजाओं को गिफ्ट क्या देते थे पता है?
जिसके पास मान लो 100 गो हाथी है तो 10 गो हाथी राजा को गिफ्ट कर दिया, किसी के पास 50 घोड़ा है तो 5 घोड़ा गिफ्ट कर दिया। इस तरीके से राजा को लोग गिफ्ट देते रहते थे उस समय पे। ठीक ना। आगे, दे वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज। अब एक राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते थे, उनके सारे संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेते थे। समझ आ रही है बात? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज, यानी कि उस समय पे ये चीज आम बात था कि एक राजा अपने आसपास के जो एरिया हैं उस पर हमला करते थे और उसको अपने कब्जे में कर लेते थे, और वहां का जितना भी सारा संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी होता था सब ये राजा अपने अंडर में उसको हरा के अपने कब्जे में कर लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमॉन्ग्स्ट देयर सपोर्टर्स। अब सवाल देखो, यहाँ पे एक अच्छा चीज क्या था कि जितने भी राजा ने दूसरे के ऊपर हमला करके उसको हराया, उसका सारा संपत्ति किसका हो गया? राजा का हो गया। लेकिन राजा वो सारा संपत्ति अपने पास नहीं रखता था, वो क्या करता था, उस पूरे संपत्ति का कुछ पार्ट जो है वो अपने सपोर्टर्स में बांट देता था। सपोर्टर्स का मतलब हो गया जो उसके लड़ाई में मदद किया होगा राजा को, उसको वो कुछ पैसा बांट देता था, दे देता था कि भैया कि तुमने हमारा लड़ाई में साथ दिया, हमने इस एरिया को हराया, जीता, हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, यह पैसा कुछ तुम रख लो। इस तरीके से होता था। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स। किसको किसको पैसा देते थे? अपने फैमिली मेंबर में दे दिया किसी को, जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही लड़ाई लड़े उसके लिए, उनको दे दिया, और जो पोइट थे, पोइट मतलब कवि, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, उनको भी ये पैसा दे देते थे। कहने का मतलब हो गया कि यदि कोई राजा दूसरे जगह पे हमला करके, अटैक करके उसके संपत्ति को लूटता था तो सारा पैसा अपने पास राजा नहीं रखता था, वो अपने साथी लोगों को भी बांट देता था। साथी में कौन कौन हो सकते हैं? उसके फैमिली को देता था, उस है ना, सिपाही जो उसके लिए लड़ाई लड़े हैं उसको दे देते थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी महान लोग हैं, कवि लोग हैं, उनको भी दे देते थे। ठीक ना, ये अच्छा चीज था, मतलब सारा पैसा अपने पास नहीं रखते थे। अगला, मैनी कॉम्पोजिशन ऑफ पोएट्स अबाउट द प्रेज ऑफ चीफ्स आर कंपोज इन द संगम। बेसिकली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, राजा के बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखा जाता था, राजा के बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखा जाता था, अच्छा अच्छा बातें लिखे जाते थे, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात जान सके, पढ़ सके। ठीक ना। आगे, चीफ्स रिवॉर्डेड द पोएट्स विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैरियर्स एंड फाइन क्लोथ। अब देखो, राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात लिख कौन रहा है? पोएट लिख रहे हैं। पोएट मतलब कवि, जो कविता वगैरह लिखते हैं, तो वो कविता लिख सकते हैं तो वो राजा के बारे में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो जो आदमी राजा के बारे में, यानी कि जो पोएट राजा के बारे में अच्छा अच्छा बात लिखता था, उनके बारे में अच्छा अच्छा कविता लिखता था, राजा के बारे में अच्छा अच्छा महान बातें लिखता था, उस प्रकार के लोगों को राजा अपने यहाँ पे बुलाते थे, और उस प्रकार के लोगों को, यानी कि पोएट को राजा भर भर के गिफ्ट देते थे। सोचो, यहाँ पे राजा गिफ्ट दे रहे हैं किसको? पोएट को, कि भैया तुमने बड़ा अच्छा लिखा हमारे बारे में, हमारा दिल खुश हो गया। तो राजा खुश होके उस कवि को, यानी कि उस पोएट को प्रीशियस स्टोन, यानी कि कीमती कीमती पत्थर देते थे, सोना दे देते थे, घोड़ा, हाथी, ये सब भी दे देते थे। कई बार तो कैरियर यानी कि रथ भी दे देते थे कि ये रथ है, जाओ तुम रखो अपने पास, है ना। या फिर कई बार फाइन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ का मतलब हो गया अच्छे अच्छे कपड़े भी राजा गिफ्ट करते थे। किसको? पोएट को, कि तुमने अच्छा लिखा हमारे बारे में, हमारा दिल खुश हो गया। इस तरीके से चलता था कहानी पूरा। समझ आ रही बात? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कहानी मूवेंडर के बारे में। ओके, यानी कि 3 राजाओं के बारे में जो कि 3 अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे। पहला चोलाज फैमिली से, फिर चेराज फैमिली से और पांड्याज फैमिली के। इन तीनों फैमिली के राजाओं को हमने कह दिया मूवेंडर। अगला हमारा है सतवाहनाज। अब ये सतवाहनाज क्या है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं कि आखिर ये सतवाहनाज क्या है। देखो, लिखा हुआ पहला, अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नॉन एज द सतवाहना। हमारे सामने एक और डायनेस्टी आते हैं, डायनेस्टी का नाम होता है, डायनेस्टी का नाम है सतवाहना डायनेस्टी। क्या नाम है? सतवाहना डायनेस्टी। कहने का मतलब है कि इनका भी बहुत दूर तक कब्जा एक टाइम पे रहा था, यानी कि इन्होंने भी कई सारे बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में किया था एक टाइम पे। सतवाहनाज बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। ये सतवाहना कहाँ पे फेमस था? वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया
गुजरात, महाराष्ट्र, इधर है ना, इधर वाले इलाके में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इस प्रकार के इलाके में सतवाहनाज लोग बड़ा ही पावरफुल हुआ करते थे। मूवेंडर लोग किधर पावरफुल थे बताओ पहले? साउथ इंडिया में। और सतवाहना किधर पावरफुल है? वेस्ट इंडिया में। किधर? वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब, ठीक ना। आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनाज वाज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ध्यान रखना इस बात को। सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, उनका क्या नाम था? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ये इनका नाम था। हिज मदर इज गौतमी बालाश्री। इनकी जो माँ थी, माँ का नाम था इनका गौतमी बालाश्री। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब कि वेस्ट इंडिया में किस डायनेस्टी का कंट्रोल था, यानी कि किस फैमिली का कंट्रोल था, ये बताओ पहले? सतवाहनाज का था। और सतवाहना में भी जो राजा था उसका क्या नाम था, जो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट राजा था सतवाहना डायनेस्टी का? सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट राजा था उसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। ओके, आगे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी एंड अदर रूलर्स ऑफ सतवाहना वेयर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। मतलब गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ये कहाँ के राजा थे? सतवाहना डायनेस्टी के राजा थे। इनके अलावा भी जो सतवाहना डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, इन सभी को कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। दक्षिण पथ का मतलब हो गया एक तरीके से कि ये सारे के सारे लोग, लॉर्ड का मतलब एक तरीके से भगवान होता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये लोग अपने इलाके के बहुत ही महान व्यक्ति हैं। कहा जाता है यहाँ पे इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। ठीक है, आगे बेसिकली आप ये समझ लो, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सतवाहना डायनेस्टी के अंदर जो हमारा राजा है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, या फिर इनके अलावा भी जो राजा रहे होंगे, इन सभी को कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ, उपाधि के तौर पे। आगे लिटरली दक्षिण पथ मीन्स द रूट लीडिंग टू द साउथ which was also used as a name for the entire southern region। बेसिकली इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि यदि किसी को भी साउथ इंडिया जाना है, साउथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण, क्या कहते हैं? दक्षिण। यानी कि किसी को भी यदि साउथ इंडिया जाना होता था उस समय पे, तो इनके एरिया से ही होके गुजरना पड़ता था। इसीलिए कहा गया लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ, कि भैया किसी को भी यदि दक्षिण में जाना है, यानी कि किसी को भी साउथ इंडिया में जाना है, तो इनके इलाके से होके ही गुजर के जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो दक्षिण पथ का मतलब हो गया वो रास्ता जिसके थ्रू आप कहाँ जा सकते हो? साउथ इंडिया जा सकते हो। साउथ इंडिया जाओगे तो सतवाहना डायनेस्टी से होके है आपको गुजर के जाना पड़ेगा। इसीलिए इनको कहा गया है लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। मतलब कि यदि आपको दक्षिण जाना है, मतलब साउथ इंडिया जाना है, तो इनके इलाके से होके जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं था। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। ये सतवाहना डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था। इतना पावरफुल डायनेस्टी था कि इन्होंने अपने आर्मी को कई सारे दिशाओं में भेजे हैं उसको अपने कब्जे में करने के लिए। जैसे ईस्टर्न पार्ट में भी भेजा है, ईस्ट वाले पार्ट में। वेस्ट में तो ये खुद रहते थे, तो वेस्ट के इलाके को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया था। और सबसे बड़ी बात, साउदर्न कोस्ट यानी कि साउथ इंडिया जो है, वहां पे भी इन्होंने अपने आर्मी को भेजा था कि जाओ उसको भी अपने कब्जे में कर लो, यानी कि लड़ाई लड़ो दूसरे राजाओं से और उसको भी अपने कब्जे में कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सतवाहना डायनेस्टी भी कमजोर डायनेस्टी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही पावरफुल था। ये भले ही रूल करता था इंडिया के वेस्ट पार्ट में, लेकिन इनका कब्जा ईस्ट में और साउथ में भी था। ठीक ना, नॉर्थ में उतना नहीं था, लेकिन ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में इनका कब्जा हमेशा देखने को मिला है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट सतवाहना के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।